हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड ऑप्टिक्स की यूनिट फर्स्ट करेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट है ऑप्टिक्स की। तो उसमें ऑप्टिक्स पहली बात तो है क्या, जो हम लाइट की नेचर या फिर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन लॉज को पढ़ते हैं, तो ये सब किसके अंडर आता है, मतलब जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या ऑप्टिक्स या फिर प्रकाशिकी। ठीक है, तो हमने हमेशा पढ़ा है कि प्रकाश जो है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो लाइट हमेशा सीधी ही रेखा में गमन करे ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब लाइट जो है वो हमेशा इसी बात को फॉलो करे, ये कंपलसरी नहीं है। कभी कभार लाइट जो है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें लाइट ऐसे ना ट्रैवल करके इस तरीके की भी ट्रैवल कर सकते हैं या फिर इस तरीके की भी मोशन कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है ये कब पता चली, जब फर्मेट ने अपना लॉ दिया। तो ऑप्टिक्स में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या, फर्मेट प्रिंसिपल, फर्मा का नियम। तो इसको हिंदी में बोलते हैं फर्मा का नियम, फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो देखो, फर्मेट एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया था कि लाइट जो है वो हमेशा, मान लो कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी में अगर लाइट ए से बी तक जा रही है तो उसके लाइट के ए से बी तक यानी कि जाने के बहुत इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। मतलब वो ऐसे भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है लाइट, या फिर हो सकता है ये छोटा कर्व बनाए, या फिर मतलब इसके जो पथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के पाथ जो है वो इन्फिनिटी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, हमें इतना पता था। तो फर्मेट ने क्या किया, फर्मेट ने अपना एक लॉ दिया। फर्मेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है लाइट को, तो वो हमेशा उस पाथ को ट्रैवल करेगा, उस पथ पे गति करेगा जिसमें लगने वाला टाइम क्या हो, मिनिमम हो। यानी कि फर्मेट ने अपना एक पहले नियम दिया था, हालांकि इसमें बाद में करेक्शन किया गया था। तो फर्मेट ने जो अपना बेसिक प्रिंसिपल दिया था वो क्या था कि प्रकाश अगर दो बिंदुओं के बीच गति कर रहा है तो हमेशा उस पथ को वो फॉलो करेगा, उसी पथ पे वो गति करेगा जिसके लिए टाइम को मिनिमम हो जाए। यानी कि ए से बी तक जाने में अगर इस पथ पर टाइम मिनिमम लगता है तो फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ इस पाथ पे जाएगा। अगर इस पाथ पे टाइम मिनिमम होगा तो फर्मेट के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी पाथ पे ट्रैवल करेगा। अब वो कैसे डिपेंड करता है, पाथ टाइम कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी से पता चलेगा। अब अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ए से बी तक अगर इसी वाले पाथ पे जाकर यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जाके अगर कम टाइम लेना है तो फर्मेट ने कहा था कि वो हमेशा उसी ही पाथ पे जाएगा जो टाइम मिनिमम होगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि फर्मा के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश हमेशा उसी पथ पे गति करता है जिसमें लगा हुआ समय मिनिमम हो या न्यूनतम हो। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्मेट्स प्रिंसिपल, या इसको एक और नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो न्यूनतम समय का प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत। ठीक है, ये तो फर्मेट ने अपना प्रिंसिपल दे दिया था कि टाइम उसके अकॉर्डिंग तो मिनिमम होगा। लेकिन बाद में क्या देखा गया, प्रैक्टिकल जब पहले जब था ये काफ़ी चीज़ों पे एप्लीकेबल भी था, यानी कि ये वाला प्रिंसिपल की सही में टाइम मिनिमम ले रहा है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसी आई प्रैक्टिकली जब पता चला कि टाइम जो है हर बार लाइट उसी पाथ पे ट्रैवल नहीं कर रहा है जिस पर टाइम मिनिमम हो। कुछ ऐसे केसेस आए थे जब फर्दर स्टडी करी गई थी, तो उसके कारण क्या हुआ था कि ये जो फर्मेट का प्रिंसिपल है इसमें कुछ करेक्शन करे गए थे, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस किया गया था। तो वो चेंज क्या किया गया था कि उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था कि प्रैक्टिकली जो प्रूवन रिजल्ट्स थे उसके बेस पे ये चेंज किया था कि फर्मेट का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग तो मिनिमम टाइम था, लेकिन बाद में चेंजेस के बाद क्या बोला था कि लाइट ए से, मान लो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पे जा रही है तो वो हमेशा उसी पथ पे ट्रैवल करेगी जिस पे लगा हुआ टाइम या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो या फिर कैसा हो, कांस्टेंट हो। यानी कि इस तरीके के ही पथ पे इस तरीके से ट्रैवल करेगी जब टाइम मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, या फिर कोई एक फिक्स टाइम की वैल्यू, यानी कि मान लो 2 सेकंड लगेंगे
यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वो 2 सेकंड लगेंगे, उतना कांस्टेंट टाइम पे ही ट्रैवल करेगी। हो सकता है इस पाथ पे 2 सेकंड लग रहे हैं तो वो इस पाथ पे ट्रैवल कर देगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं मैक्सिमम ले रही हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मान लो उसने बोल दिया कि 3 सेकंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, इतने में ए से बी तक पहुंचना है। तो वो जो 3 सेकंड हो गए वो भी एक टाइप से क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। और सिमिलरली अगर मिनिमम देखें तो उसने बोल दिया कि मिनिमम मान लो 0.1 माइक्रो सेकंड लग रहा है। तो ये भी क्या है, कोई एक फिक्स अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि फॉर्मेट के जो नया करेक्शन के बाद जो लोग बना कि वो क्या था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसको टाइम मैक्सिमम, मिनिमम या फिर कोई कांस्टेंट टाइम, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, चरम समय, एक्सट्रीम टाइम बोल सकते हैं। मतलब टाइम कैसा लगे, एक्सट्रीम लगे, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम। तो इसको नया नाम दिया गया था स्टेशनरी, मतलब स्थिर। तो फॉर्मेट का नियम जिसमें टाइम क्या हो, स्थिर हो, या फिर इसका एक और नाम दे सकते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ। मतलब एक ऐसे पाथ पे ट्रैवल कर रहा है जो कि एक्सट्रीम है, मतलब इसी पाथ पे जा रहा है, चरम पथ ले रहा है, मतलब टाइम की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। अब अगर पाथ देखें तो इसमें एक टर्म आती है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशीय पथ। प्रकाशीय पथ, तो प्रकाशीय पथ क्या होता है, जिस वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल कर रही है, मान लो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो v इनटू जितना टाइम लिया t, उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, ऑप्टिकल पाथ। तो एक ऐसे पथ पे लाइट ट्रैवल कर रही है, अगर हम उसका करेक्शन देखें तो देखो लाइट जो है वो किसको फॉलो करेगी, या तो रिफ्रैक्शन को या फिर रिफ्रैक्शन को, मतलब परावर्तन या फिर अपवर्तन, ये दोनों फॉलो करेगी। तो परावर्तन और अपवर्तन के बाद हमेशा लाइट एक ऐसे पथ का चयन करेगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिसमें लगा हुआ समय कैसा हो, या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, या फिर कोई कांस्टेंट यानी कि स्थिर टाइम हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसे पाथ को फॉलो करेगी जिसमें लगा हुआ टाइम कैसा हो, एक्सट्रीम हो। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई फिक्स वैल्यू, चरम वैल्यू, मतलब कुछ कांस्टेंट टाइप की। तो ये जो था फॉर्मेट का, जो उसने पहले वाला लॉ दिया था फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, उसमें कुछ करेक्शन करा क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया था कि कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें लाइट उस पाथ को ट्रैवल नहीं करती जिसमें मिनिमम टाइम लगता है, कभी कभार वो ऐसे पाथ पे भी चली जाती है जिसमें टाइम कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो इसीलिए उसमें कुछ करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद जो फॉर्मेट का प्रिंसिपल आया उसको एक और नाम दिया जा सकता है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट, नहीं स्टेशनरी टाइम। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, या फिर एक और नाम बोला जा सकता है इसको फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ। ठीक है, आपके अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपके पास फॉर्मेट प्रिंसिपल के नाम से ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है। तो इसका बेसिक आपको पता चल गया कि पहले तो फॉर्मेट ने जो बोला था उसने कहा था कि लीस्ट टाइम लेगा, यानी कि मिनिमम टाइम जिस पथ पे लगेगा वो उसी पाथ पे ही ट्रैवल करेगा। लेकिन बाद में देखा गया कि प्रैक्टिकली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी पथ पे गति करे जिसमें टाइम मिनिमम हो। कभी कभार लाइट ऐसे पथ पे भी मोशन कर सकता है, ऐसे पाथ को भी चूज कर सकता है जिसमें टाइम मैक्सिमम हो, या हो सकता है मिनिमम ही हो, या हो सकता है कोई फिक्स अमाउंट हो। तो ये इस प्रिंसिपल में बाद में करेक्शन किया गया। अब अगर आपने मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ा हुआ आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा, पता नहीं आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है या नहीं, मेरे अकॉर्डिंग शायद पढ़ा होगा आपने। तो मैक्सिमा मिनिमा मैथ्स में एक टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग हमें अगर मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आती है तो वो बाद की बात है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको पता है कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं जिसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब इसमें मैंने इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगी इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बार बताया। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल पाथ क्या, ऑप्टिकल पाथ क्या कि जिस वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल कर रही है उसको, यानी कि उस वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
जाने में उसे जितना टाइम लगा उससे मल्टीप्लाई करो तो वो जो टर्म बनती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल पाथ। एक टर्म और बनेगी म्यू डॉट डी एस, इसको भी हम ऑप्टिकल पाथ की फॉर्म में लेंगे। देखो डी क्या है, डी एस क्या है, टाइप से पोजीशन है, डिस्टेंस है। वी इंटू टी देखें तो वो भी क्या है, डिस्टेंस है। म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। अगर एयर है तो 1 हो जाएगा, तो वो डीएस की तरह ही बिहेव करता है। तो ये हम बाद में देखेंगे म्यू डीएस, इस चीज को चाहिए अभी मत कंसीडर करो, जब डेरिवेशन करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन आता है वो देखते हैं। अब हमने क्या कंसीडर कर दिया कि इस तरीके से कोई लाइट है, वो ए से बी पोजीशन पे लाइट को ट्रैवल करना है। तो अब वो या तो ए से बी तक सीधा इस तरीके से चली जाए या फिर वो इस तरीके के चला जाता है। मैंने इसको नाम दे दिया कि एक तो पाथ कौन सा है, ए सी बी, और एक कौन सा है, ए डी बी। अब फॉर्मेट का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग क्या, कितना टाइम लेगी, मैक्सिमम, मिनिमम या फिर कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या है, वी। वी वेलोसिटी से वो किसी मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू, ठीक है। अब देखो स्पेस में तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, सॉरी वैक्यूम में कितनी होती है, सी। तो एक रिलेशन होता है v इज इक्वल्स टू सी ओवर में म्यू। इस चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर में v, ये रिलेशन है, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखो अब मुझे क्या पता है कि अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मुझे पहली बात तो यह है कि टाइम के लिए हम मैक्सिमा या मिनिमा देख रहे हैं, तो टाइम को हमें 0 करना पड़ेगा। अब मुझे एक रिलेशन पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर में टाइम या स्पीड ओवर में टाइम। तो मुझे टाइम निकालना है, सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम होता है। मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर में स्पीड। अब मैंने मान ली डिस्टेंस स्मॉल डी एस ट्रेवल करी है, तो टाइम कितना है, v। अब देखो तो हम इसको यूज करेंगे। अब हमें टाइम के लिए मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए, तो मतलब टोटल अगर मैं टाइम देखूं, मैं मान रही हूँ कि इस पाथ पे जा रहा है, ए से बी। ए से बी पाथ पे जाने का भी मतलब क्या है कि वो या तो टाइम मैक्सिमम या मिनिमम या फिर कोई कांस्टेंट टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अगर ए से बी तक जा रहा है तो मैंने लिमिट क्या लगा दी, पाथ की ए से बी तक जा रहा है उसको मैं शो कर दूँ। अब मेरे पास कितनी टाइम, कितना होगा टोटल टाइम, अगर मैं देखूँ तो वो कितना हो जाएगा, ds ओवर में v। और मुझे क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव को मैंने d से शो कर दिया, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो कैसा जा रहा है, मतलब मैक्सिमा, मिनिमा, या फिर वो जो मैक्सिमा मिनिमा का जो केस होता है जिसमें एक सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो वो वाले केस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो मुझे पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू सी ओवर में v, ऐसा एक रिलेशन होता है। तो वहां से मैंने v की वैल्यू फाइंड करी c ओवर में म्यू। तो d मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये वाली a से b ds, v की वैल्यू मेरे पास क्या है, c ओवर में म्यू। तो c ये पड़ा, म्यू को ऊपर भेज दिया तो क्या आया, 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि किसी भी अगर टर्म का डेरिवेटिव अवकलन 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वही 0 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं क्या लिख सकती हूँ, a टू b जाने के लिए म्यू डॉट ds ओवर में c कैसा है, कांस्टेंट है। और मैं उस कांस्टेंट में c का मल्टीप्लाई कराऊं या फिर इधर ही c को 0 के अंदर भेज दो तो भी वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि c खुद ही एक टर्म कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि म्यू डॉट ds कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखो ds क्या है, एक टाइप से डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि पाथ। उसको मैंने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर एयर होगी तो वो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ds ही। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इस वाली टर्म को एक स्पेशल बोला जाता है, एक नाम, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल पाथ जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो यही फॉरवर्ड का प्रिंसिपल है कि एक ऐसे पथ पे ट्रैवल करा जिसमें उसने एक ऐसा पाथ चूज करा जो कि एक्सट्रीम है। कांस्टेंट का मतलब एक्सट्रीम है, मतलब कि टाइम जितना भी उसे लगा वो कितना था, एक्सट्रीम था। एक्सट्रीम पाथ होने का मतलब क्या है कि एक ऐसे पाथ पे उसने ट्रैवल करा जिसके लिए वो या तो टाइम मैक्सिमम ले रहा है या मिनिमम ले रहा है या कोई कांस्टेंट टाइम ले रहा है।
फर्मेट का प्रिंसिपल है। बस इसमें जो मेन चीज़ है वो ये थ्योरी ही है कि पहले उसने ये बोला था, फिर कुछ स्पेसिफिक मतलब इवेंट्स हुई थी, यानी कि ऐसे कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट से पता चला लाइट का, और डीप स्टडी से पता चला था कि कुछ ऐसे बिहेवियर शो करती है लाइट जब वो टाइम को लीस्ट ना लेकर के कभी कभार मैक्सिमम भी शो कर देती है। तो बस इस थ्योरी में ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें क्या ये फर्मेट का प्रिंसिपल है। अब अगर ये लाइट पे एप्लीकेबल है तो ये लोग एप्लीकेबल तो हो रहा है, टाइम उसने ऐसे बात को चूज करा जो कि कैसा था, एक्सट्रीम था, मतलब कैसा टाइम लगा पूरा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम या फिर कोई एक्सट्रीम टाइम लिया। तो इसके लिए वो फॉर्मेट के लिए हम क्या जो करेंगे, फॉर्मेट प्रिंसिपल से हम प्रूव करेंगे जो अपवर्तन का नियम है और परावर्तन का नियम है उनको प्रूव करेंगे। अब अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है, एक तो नॉर्मल और वो तीनों जो रेज आ रही है वो तीनों कैसे एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, और दूसरा क्या होता है स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ आई ओवर में साइन ऑफ आर कितना हो, जो मीडियम का म्यू2 ओवर में म्यू1 या जैसा भी ले लिया, ठीक है, म्यू के इक्वल ले दो चाहे। और दूसरा इसमें परावर्तन का नियम क्या होता है, एंगल ऑफ आई किसके इक्वल हो, इंसिडेंट किसके इक्वल हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फॉर्मेट के प्रिंसिपल से हम दोनों को प्रूफ करेंगे। तो पहले प्रूफ करते हैं, पहले हम परावर्तन पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहाँ ध्यान रखना रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल, यानी कि फर्मा के नियम से हम परावर्तन के नियम को प्रूफ करेंगे। तो देखो फर्मेट के लॉ से क्या था, हमें पता चला था कि टाइम का जो एक डेरिवेटिव है अगर उसकी वैल्यू एक्सट्रीम है तो मतलब उसका एक डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास 0 के इक्वल आएगी, तो उसी को यूज करते हैं। तो पहले हमें पता है रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं, हम कोई एक ऐसा प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मैंने कोई नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई लाइट आ रही है, ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे, तो इसने एंगल कौन सा बनाया, एंगल आई। अब ये क्या करेगी, इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। हम परावर्तन का पढ़ रहे हैं तो हमने एक ऐसी सरफेस ली है जिसे परावर्तन शो, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कोई मिरर ले लिया मैंने जिसके यहाँ पे सिल्वर पॉलिश करी हुई है दूसरी पार्ट पे, नीचे वाली पे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण आर, इसको मैंने नाम दे दिया एन, इसको दे दो ए, इसको दे दो बी। यहाँ तक मैंने मान लिया कि हाइट h1 और h2 ट्रैवल करती है। मैंने मान लिया कि ये वाली ने हाइट h1 ट्रैवल करी, उसने h2 ली, और ये टोटल जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे रही हूँ पी क्यू या एम एन ओ दे देते हैं, एम एन ओ। तो ये मैंने टोटल लेंथ मान ली एन, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है। अगर एम एन जो है, एम एन मैंने कंसीडर करी है एक्स और एम ओ मैंने कंसीडर करी है एल, तो ये जो बची हुई लेंथ होगी एल ओ, वो कितनी होगी, एन ओ, वो कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। पूरी एल में से एक्स कैंसिल होगी और मैंने हाइट मान ली h1 और h2 पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से ये वाली चीज एक बार चलो पढ़ी रहने दो। अब देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, ए एम और एन, तो यहाँ पे ये मेरे को डिस्टेंस पता है x और ये मुझे पता है कि हाइट कितनी है h1, इतना मुझे पता है। तो देखो यहाँ से मैं इसको क्या निकाल सकती हूँ, रूट, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊं तो ये कितनी होगा, रूट x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई है ए एन की। ये मैं यहाँ पे एक बार लिख रही हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे इतनी चीजें शो करूंगी तो ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइट हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। सिमिलरली मैंने दूसरे वाले का इस वाले को लिया बी एन ओ को, तो अगर मैं बी एन ओ को ले रही हूँ, ये जो ट्रायंगल में बना रही हूँ ये आप शो मत करना, यहाँ पे लिख देना चाहे तो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले की वैल्यू भी जो आएगी वो यही लिख देना। पहले मैं बी एन की वैल्यू फाइंड कर देती हूँ इस वाले से। ये मुझे पता है हाइट h2 है, ये l माइनस एक्स है,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाइथागोरस से, h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सिंपल, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे h1 था गलती से मिस हो गया, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज जो है वो लेट कर दी थी कि ये अगर x है तो उसके हिसाब से पाइथागोरस लगाई तो ये वैल्यूज ही आ जाएंगी। आपकी बुक में ये जो डेरिवेशन है ये थोड़ा सा अलग टाइप से है, मैं जो करवा रही हूँ ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसको प्रेफर ज़्यादा करना। तो देखो यहाँ से मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो मुझे क्या पता है, मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि ये जो रे है ए एन कौन सी होगी, इंसिडेंट रे होगी, प्रकाश आपतित प्रकाश होगा। तो इंसिडेंट रे ने मान लिया एन पॉइंट तक जाने में t1 टाइम लिया। अब मेरे पास मुझे मीडियम की तो जरूरत नहीं है, मैंने कंसीडर कर लिया कि मीडियम एयर ही है या फिर वैक्यूम मान लो, तो मैंने लाइट की जो वेलोसिटी है वो मैंने c कंसीडर कर ली, प्रकाश की वेग यहाँ पे भी। अब देखो मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इस वाले प्लेन के ऊपर वाला मीडियम सेम ही है, तो लाइट की वेलोसिटी परावर्तन के मतलब आपतित किरण के लिए और परावर्तित किरण के लिए दोनों के लिए c रहेगी। तो इस वाले के लिए मैंने टाइम t1 मान लिया इंसिडेंट रे के लिए यहाँ तक पहुँचने में, फिर परावर्तित के लिए मैंने मान लिया टाइम t2 लगा। तो मुझे पता है कि टाइम कितना होगा, वेलोसिटी ओवर में जितनी स्पीड थी, डिस्टेंस ओवर में स्पीड कितनी होती है, d ओवर में s लिखती हूँ, ठीक है, यही होगा। तो मैं टाइम t1 ले रही हूँ आपतित किरण के लिए, t1 टाइम मैंने अज्यूम करा, तो t1 की वैल्यू क्या है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो लाइट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है an, तो मैंने यहाँ पे an लिख दिया। ओवर में वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने कितनी अज्यूम करी है c, तो मेरे पास an की वैल्यू पड़ी है कितनी, अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर में c। ये कैसा था, इंसिडेंट रे के लिए टाइम था। अब जैसे ही वो इस पे इंसिडेंट हुई तो इस सरफेस से टकरा करके वो कैसी होगी, परावर्तित होगी। तो मैंने परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे के लिए टाइम मैंने लेट कर दिया t2 टाइम लगा। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी, b2n यानी कि bn ओवर में वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, लाइट c की वेलोसिटी c मैंने मान ली। bn की मेरे पास वैल्यू पड़ी है अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर ओवर में c। तो ये t2 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं टोटल टाइम देखूं तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल टाइम t परावर्तन और अपवर्तन ये जो पूरी इवेंट हुई पूरी घटना में, वो कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। इनको कोई इक्वेशन दे देना फर्स्ट, सेकंड और इसको दे देना थर्ड। ये वाला डेरिवेशन आप किसी तरीके से करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो हमें अब मैं टोटल टाइम निकालती हूँ, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनटू इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में मैं फर्स्ट सेकंड को यूज करती हूँ। तो टोटल टाइम मेरे पास t है, वो कितना हुआ, t1 की वैल्यू मेरे पास पड़ी है अंडर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर में c। ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि डिस्टेंस ओवर में स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम नहीं होता है, तो मैंने वहां से डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर में c प्लस इस वाले की वैल्यू क्या थी, h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर ओवर में c। तो ये मेरे पास टाइम निकल आया है। अब मुझे पता है कि फॉर्मेट का प्रिंसिपल से क्या था कि टाइम का डेरिवेटिव, मुझे क्या एक्सट्रीम टाइम लेने के लिए टाइम का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल यहाँ पे उसकी थ्योरी लिख देना आप फॉर्मेट प्रिंसिपल की। तो मैं टाइम का डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर रही हूँ। तो जीरो के इक्वल पुट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देती हूँ x के रिस्पेक्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, या यहाँ पे dx लिख दो। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, c तो कांस्टेंट है, 1/c दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब मुझे इस टर्म का करना है, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर में 2 रूट x फिर x का करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म x की तरह बिहेव करेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर में 2 रूट x। मैंने अभी सिर्फ रूट का किया है, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब डॉट
मुझे इसका करना पड़ेगा। अब देखो H1 हाइट तो मुझे पता है, जिस हाइट पे मैंने करवाया था वो एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो H1 का डिफरेंशिएशन तो करेंगे नहीं, वो हो जाएगा 0। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, तो कितना आ जाएगा, x का भी स्क्वायर है, तो x की पहले पावर का करा तो 2x डॉट dx ओवर में dx 1 है तो डायरेक्ट 2x लिख दिया। अब प्लस सिमिलरली इसका करते हैं, इस वाली पावर का करते हैं सबसे पहले, तो पावर का क्या हो जाता है 1 ओवर में रूट 2x बनता है, तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका करना पड़ेगा क्योंकि H2 कैसा है, कांस्टेंट है, तो इस वाले का करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2l माइनस एक्स। अब l भी क्या थी, कांस्टेंट थी, पूरी उनके बीच की डिस्टेंस मैंने मानी थी। अब डॉट x का करेंगे dx के रिस्पेक्ट, तो माइनस का 1 आएगा इक्वल्स टू 0, यही बनेगा डिफरेंशिएशन। तो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ 1 ओवर में c, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, इधर वाले 2 से भी 2 कैंसिल हो जाए, x ओवर में रूट h1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि ये -1 यहाँ पे पड़ा है, तो मैंने माइनस लिख दिया, ओवर में अंडर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, ये गलती से माइनस लिख दिया था मैंने, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो टर्म बची वो मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म बच गई है। अब देखो इस डायग्राम से मुझे क्या पता चला, चलो मैं इधर बना देती हूँ। देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ए एन और बी। अब देखो यहाँ पे मैंने इससे हाइट को कंसीडर किया था, ठीक है। अब देखो ये क्या अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, एकांतर कोण, ये एंगल अगर आई है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी आई हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंगल आई आर है, तो इधर भी अल्टरनेटिव एंगल ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये चीज आपको पता है। तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास h1 था, ये x थी, इतनी डिस्टेंस, ये l माइनस एक्स थी और ये h2 थी, और ये वाला रूट में जो वैल्यूज थी वो थी, ठीक है। तो मैं अगर इस वाले ट्राइंगल को लूँ तो मेरे को क्या पता चल रहा है, इस वाले ट्राइंगल के लिए मुझे ऐसे कुछ टर्म बनानी है। हम कर कौन सा रहे हैं, अभी हम रिफ्लेक्शन का कर रहे हैं, परावर्तन का, तो उसमें क्या होता है एंगल ऑफ आई इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ किसके इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन के। तो मुझे एंगल, इस वाली टर्म को एंगल की फॉर्म में लेके आना है, तो एंगल की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इधर मैंने अल्टरनेटिव एंगल आई जो है वो उसके इक्वल होगा, तो मुझे ऐसा कुछ बनाना है टर्म। तो ऐसा बनाने के लिए एंगल के सामने अगर मेरे पास ये x है तो ये किसकी तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर की तरह, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू, करंट की वैल्यू पड़ी है रूट h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ऐसा कुछ रिलेशन परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस करें तो वो कौन सा हो जाता है, साइन का। तो यहाँ से अगर मैं लगाऊं यहाँ पे साइन आई, तो वो कितना हो जाएगा, x ओवर में an, और an की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो इसकी वैल्यू क्या है, रूट h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैं इसको करूँ, इस वाले ट्राइंगल को यूज करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास साइन r बनेगा, वो क्या बन जाएगा h2, सॉरी ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है, तो कितना आएगा l माइनस एक्स ओवर में h, वो कितना है h यानी कि हाइपोटेनियस यहाँ पे करंट, तो वो कितना है मेरे पास, इसकी वैल्यू देखो क्या है मेरे पास बी एन की, ये इस वाले ट्राइंगल से अंडर रूट ऑफ h1 h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो मैंने पुट कर दिया h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे इनको नंबर दे देना, इस वाली इक्वेशन को 4th चल रहा है, इनको नंबर दे देना इक्वेशन नंबर 5th, और इसको दे देना इक्वेशन नंबर 6। ये वाला थोड़ा सा चाहिए एंगल उसी में ही बना देना, दोबारा डायग्राम मत बनाना, आप यहीं पे एंगल आई और एंगल आर लिख देना, ठीक है। तो ज्योमेट्री से यहाँ पे लिख देना, डायरेक्ट बाय ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री हमने अप्लाई करा तो हमारे पास ये वैल्यूज आई। तो मुझे पता चला कि साइन आई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स ओवर में रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस टर्म के। सिमिलरली ये वाली टर्म किसके इक्वल है, साइन आर के। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1 ओवर में c मेरे पास पड़ा था, इधर मेरे पास बन रहा है साइन ऑफ i इक्वल्स टू, सॉरी
माइनस था माइनस साइन आर इक्वल्स टू 0। सी को मैं अगर भेज सकती हूँ तो साइन आई किसके इक्वल है, साइन आर के। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, जितना प्रवर्तन कोण था उसी के इक्वल था। अगर दोनों इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन आई साइन आई किसके इक्वल हुआ, साइन आर के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल हुआ, एंगल ऑफ आर के। तो ये हमारा लॉ कंप्लीट हो गया जो हमें फॉरवर्ड प्रिंसिपल से प्रूफ करना था, रिफ्रैक्शन का लॉ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।